कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। चूंकि आज जो है नए बैच का पहला सेशन है, तो आज मैं बहुत सारी जो बातें याद रखना है वो चीजें बताऊंगा और यह सेशन आपका YouTube पर भी आपको देखने को मिल जाएगा, है ना? तो आज जो है फर्स्ट सेशन है, तो सभी लोग बढ़िया से जुड़ जाइए। आपका सेशन लाइव हो चुका है, ठीक है? और ये लिख दीजिए, वॉइस अच्छी से आ रही है, आवाज आ रही है क्या? एक बार मैं भी चेक कर ले रहा हूँ। ओके। ओके, वॉइस क्लियर है। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। चूंकि जब भी नया बैच शुरू होता है, तो सर आप लोग बोलते हो कि सर आप जनरल एग्रीकल्चर से क्यों शुरू करते हो, सामान्य कृषि से क्यों शुरू करते हो, सामान्य ही क्यों? तो बच्चों इसका जवाब है आपका कि जो सामान्य कृषि होती है वो बेसिक्स होता है एग्रीकल्चर का। बेसिक्स कहें तो बच्चों इसमें आप जानोगे कि एग्रीकल्चर की उत्पत्ति कैसे हुई, एग्रीकल्चर कैसे बना, एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी ब्रांचेस कौन कौन सी है, इससे संबंधित शाखाएं कौन कौन सी हैं, और भी ज्यादा डिटेल्स। ठीक है? आपके संबंधित संस्थान कौन से हैं, योजनाएं कौन सी हैं, अंतरराष्ट्रीय वर्ष कब मनाए गए, आपकी कौन सी रेवोल्यूशन, कौन सी आपकी क्रांति कब आई, ये सारी चीजें आपके जनरल एग्रीकल्चर में कवर की जाती हैं। ठीक है? यहां से आपका बेस तैयार हो जाता है। जनरल एग्रीकल्चर से बेस का मतलब ये रहता है कि आप लोगों को पता चल जाता है कि भैया जो बेसिक बेसिक है हमारा, कि इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, उसका स्थापना वर्ष क्या है, वो कहां पर है, किस मंत्रालय के अधीन आता है, ये सारी चीजें आजकल पूछी जा रही हैं, है ना? तो इस चीज को हमें जनरल एग्रीकल्चर में पढ़ना होता है। ठीक है? जनरल एग्रीकल्चर में हम पढ़ते हैं। चूंकि ये जो सेशन है वो आपका YouTube पर भी लाइव रहने वाला है ना? आपको YouTube, और आज के जो है पहली क्लास है, और आप लोग जान भी सकते हैं कि विजन एग्री एकेडमी कराएगा क्या। विजन एग्री एकेडमी आप लोगों को वो कंटेंट प्रोवाइड कराता है जो कोई प्रोवाइड नहीं करा सकता, हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो। आजकल हम लोग दोनों माध्यम में डील कर रहे हैं। पहले हमने शुरुआत की थी जब हिंदी माध्यम में शुरू किया था, और अब हम जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में जो है डील करेंगे। ठीक है? तो जनरल एग्रीकल्चर आत्मा होती है हमारे एग्रीकल्चर की। यदि ये नहीं पढ़ा ना तो एक दो नंबर आपके छूट जाते हैं। जैसे हमने कहा कि भाई आपके संस्थान का नाम आ गया, कोई मिनिस्ट्री पूछ ली कि भाई इस मिनिस्ट्री का संबंध किस संस्थान से है, तो उस टाइम आप कंफ्यूज हो जाते हो और क्वेश्चन गलत करके आ जाते हो, है ना? तो इन चीजों से बचने के लिए सबसे पहले हमें जनरल पढ़ना बहुत जरूरी होता है। और आज जो है पहला लेक्चर है, तो आपको हम बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जब भी आप लेक्चर लेने आओगे तो आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए, है ना? जब भी आप लेक्चर लेने आओ तो एक कंपलसरी है कि आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभार जो चीज आपकी पीपीटी में नहीं होती है वो हम आप लोगों को नोट करवा देते हैं, है ना? ठीक। एक पहली चीज। दूसरी चीज, आप लोग यदि चाह रहे हो कि सर हमें इफेक्टिवली समझना है, हमें जो है जो आप बता रहे हो वो सब चीज समझ आए, तो जब भी आप ऑनलाइन लेक्चर लेते हो तो आपको ईयरफोन, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ईयरफोन्स आप अपने कानों में डाल के रखें। क्यों? यह जो है आपका दूसरी जगह से ध्यान को भटकाता नहीं है। मतलब ये कहें, यदि आप कहीं और आपका मन जा रहा हो, कोई आवाज आ जाए, कोई बुला रहा हो, तो उससे आप भटकते नहीं हो, और बाहर की कोई भी आवाज होती रहे आपको फर्क नहीं पड़ता। और साथ में साथ इससे क्या होता है कि आप जब देख रहे होते हो वो अच्छे से समझते भी हो, है ना? तो दूसरी चीज ये चीज। ठीक। तीसरा क्या होना चाहिए आपके पास? आपके पास एक प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, है ना? ताकि कोई बफरिंग ना हो। साथ में साथ यदि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो
तो डेली आपके क्विजेस होंगे, डेली क्विजेस प्लस टेस्ट सीरीज रहेगी आपकी, ठीक है। तो उसको अटेम्प्ट करना आपको कंपलसरी है, ठीक है। अब देखो एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि बच्चे क्या करते हैं, रट्टा मारते हैं, कोई चीज को समझना नहीं चाहते, वो केवल उस चीज को रटेंगे रटेंगे रटेंगे। देखो रटने से चीजें याद हो जाती है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए। यदि हमें लॉन्ग टर्म उसको स्टोरेज करना है तो उसे हमें समझना होगा, ठीक है। और जनरल एग्रीकल्चर ज्यादातर रटने वाला चीज है। रटने वाला मतलब ये कहें कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार, ठीक है। आप लोगों को रटना नहीं है, आपको क्या करना है, सिंपली आपने एक बार पढ़ लिया, दो बार पढ़ लिया, तीन बार पढ़ लिया, चार बार पढ़ लिया, पांच बार पढ़ लिया। अब आपने एक ही चीज को 3 से 4 से 5 बार जब पढ़ लिया, पहली बार आप उसे ज्यादा समय देना, दूसरी बार थोड़ा सा कम समय देना, तीसरी बार और थोड़ा कम, चौथी बार, पांचवी बार जब आप पढ़ोगे तो थोड़ा सा जल्दी पढ़ लोगे, है ना। जब पहली बार पढ़ोगे ना, तो हर एक चीज को, एक एक पॉइंट को, एक एक शब्द को समझते हुए जाना है, समझते हुए पढ़ना है पहली बार में, ठीक। दूसरी बार में पढ़ोगे तो उसको थोड़ा सा हमें याद करना है, ठीक है। तीसरी बार पढ़ोगे तो उसको पक्का करने की कोशिश करना है। और पहली बात तो ये कि जब आप पहली बार ही पढ़ोगे ना, जब आप पढ़ते हो ना, मान के चलो आपने जनरल एग्रीकल्चर का एक टॉपिक उठाया, आपने कहा सर हमें ये कंप्लीट करना है, तो सबसे पहले क्या करो कि आपने टारगेट बनाया कि सर हमें 5 पेज कंप्लीट करना है, ठीक है, 5 पेज। जब तक वो पक्के ना हो जाए, पक्के कैसे पता चलेगा कि सर ये हमारे पक्के हो गए हैं, तो आप लोगों को मनन करना है। मनन कैसे करना है सर, आपने 5 पेज पढ़े, आपको अपने मन में ही अपने आप से क्वेश्चन करना है कि ये इंस्टीट्यूट कब स्थापना हुई, या उसके सामने आप हाथ रख लीजिए या कोई रख ली, कोई बुक रख लीजिए उसके ऊपर, और उस चीज को क्वेश्चन कीजिए, खुद से ही क्वेश्चन कीजिए, है ना। दूसरी चीज ये होगी, जब तक ये चीज आपकी परफेक्ट ना हो जाए, छठवां पेज आप नहीं पलटोगे। क्योंकि देखो बच्चों, आप अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, अभी आप तुरंत से रॉकेट नहीं बन रहा है। एक ही दिन में 10 पेज नहीं करने हैं, एक ही बार में आपको सारी बुक कंप्लीट नहीं करनी है। अभी रॉकेट बनोगे तो एग्जाम आपका क्या हो जाएगा, रॉकेट बन जाएगा, निकल जाएगा हाथ से। ये रियलिटी बता रहा हूं मैं, आपको समझना है तो समझिए, नहीं समझना कोई दिक्कत नहीं है, मैं रियलिटी बता रहा हूं। आजकल बच्चे जो नए नए तैयारी करते हैं वो ज्यादातर असफल क्यों हो जाते हैं, असफल वो इसलिए हो जाते हैं, एक तो पहली बात ये रहती है कि वो 5 पेज मतलब जो टारगेट दिया गया है उसे कंप्लीट नहीं कर पाते, कंप्लीट नहीं कर पाते, या तो जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं, जल्दी मतलब निपटाओ, उसको बोझ नहीं है कि निपटाओ, है ना। यदि आप स्टडी को, पढ़ाई को बोझ लेके चलोगे कि भाई 5 पेज सर ने टारगेट दिया है, इसको निपटाओ आगे बढ़ो, यदि आपने ये सोचा कि निपटाओ और आगे बढ़ो, तो वो आपको निपटा देगा। ये रियलिटी बता रहा हूं। और कुछ बच्चों ने यही किया। रियलिटी ये कि आपको 5 पेज एक बार, चाहे आपका 6 महीने लग जाएं, चाहे 6 महीने लग जाए पूरा सिलेबस कवर करने में, आपको लेकिन एक बार इफेक्टिव पढ़ना पड़ेगा। इफेक्टिव मतलब कहने का मतलब है कि आपको एक एक अक्षर तैयार करना पड़ेगा। और यही चीज यदि आपने एक बार सारा बेसिक अच्छे से पढ़ लिया, समझ समझ के पढ़ लिया, तो आगे चल के जब भी आप किताब उठाओगे तो आपको सारी चीजें समझ आएंगी। ये रियलिटी है। और जो लोग जल्दी जल्दी कवर करते जाते हैं, भाई हो गया हो गया हो गया हो गया, उनका हो ही जाता है फिर। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, बहुत से बच्चों को मैंने देखा है, 3 साल का एक्सपीरियंस है। मैं खुद मतलब अपनी कोचिंग में बच्चों को टारगेट देता था, कुछ बच्चे कर लेते थे, कुछ बच्चे कहते थे कि सर मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, क्यों नहीं होगा? आप इंसान हो, हर एक इंसान कर लेता है। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं वीक हूं, मेरा माइंड चलता ही नहीं है। भाई नहीं चलता है तो आप एक पेज को 10 बार पढ़ो ना, क्या जा रहा है? आपको जब तक वो चीज क्लियर ना हो जाए तब तक उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, ठीक है। कोई चीज बिना उसके आपके दिमाग में नहीं आती, आपको उसको करना पड़ेगा।
चाहे 10 बार करना पड़े, चाहे 20 बार करना पड़े, जब तक वो हमारे दिमाग में ना आ जाए तब तक छोड़ना नहीं है। और कुछ बच्चे क्या करते हैं कि भाई आज हमारे टेस्ट में नंबर नहीं बने, हमने छोड़ देंगे, ये नहीं करना है, आगे दूसरा सब्जेक्ट। भाई टफ सब्जेक्ट है तो है, नहीं आ रहा है समझ, आप हमें देखो पर्सनली एक ऑप्शन हम दे रखे हैं सब बच्चों को कि कोई भी डाउट है आप पर्सनली कॉल कर लो हमें, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगा, डाउट सॉल्व कर दूंगा, लेकिन पूछना ही नहीं है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, 2 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे साथ ये हो रहा है मेरी ऑफलाइन कोचिंग में। मैं समझा देता हूँ, बच्चों को पढ़ने दे देता हूँ, पूछ लेता हूँ, और जब मैं पढ़ने देता हूँ उसके बाद जब मैं पूछता हूँ कि ये बताओ, बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज। 2 दिन बाद पूछा, नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उसे हमने इफेक्टिव पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, अब वो क्या कहते हैं, सर कर लेंगे। कर लेंगे नहीं होता, करना है, आज करना है, अभी करना है। जो है आज ये समय निकल जाएगा, कल नहीं आने वाला है, रियलिटी ये है। तो आप लोगों के जो परीक्षाएं हैं, जैसे जो बच्चे एमपीआरयू के लिए जा रहे हैं, उनका पेपर तो देखो बच्चों अक्टूबर में लगा हुआ है, बिल्कुल से क्लियर है। एजीटीए का भी पेपर 1 साल में हो जाएगा, गन्ना पर्यवेक्षक की भी वैकेंसी आने वाली है, एसटीए की भी वैकेंसी आने वाली है, एएफओ भी है। ठीक है, तो आप लोगों को पहले सारा बेस क्लियर कर लेना है, भागना नहीं है। कोई किसी का सिलेबस कितना भी कंप्लीट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, हमें अपना करना है। हमें अपना देखना है कि भाई हम हमारी कैपेसिटी कितनी है, हमारी क्षमता कितनी है, हम कितना कर सकते हैं। कोई मतलब ये कहें, किसी की कैपेसिटी शुरुआत से बिल्ड बिल्ड नहीं होती है। मान के चलो कि आप कह रहे हो कि वो तो इतना कर लेता है, हम तो इतना ही नहीं, हमारे में दिमाग कम है। दिमाग कम नहीं होता, कैपेसिटी बढ़ाई जाती है डेली के छोटे छोटे टारगेट्स के साथ, डेली के छोटे छोटे जो है आपके जो गोल होते हैं उनके साथ। डेली आपको जब करना है तो ठान लो कि भाई करना है, चाहे जो हो जाए, चाहे आसमान फटे या धरती फटे, हमें करना है, कुछ भी हो। ठीक है, और यदि जिस दिन आपने ये ठान लिया तो आप जो है सफल हो जाओगे। यही आपका सफलता का मूल मंत्र है कि आपको कंटिन्यूटी बनाए रखना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है, जो काम कहा जाए वो करना है, जो टारगेट दिया जाए उसे पूरा करना है। टेस्ट में अच्छे नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, नंबर लाना है फाइनल रिजल्ट में। आपके टेस्ट होते हैं इसलिए कि आप जब फाइनल आप बैठो एग्जाम में तब उस समय आप घबराओ नहीं। तो आप लोगों को सबसे ज्यादा ये करना है कि सबसे ज्यादा टेस्ट देना है, सबसे ज्यादा। आपके लिए पता ही है कि विजन एग्री एकेडमी हमेशा से ज्यादा टेस्ट प्रोवाइड कराता आया है। पिछली साल 100 टेस्ट प्रोवाइड कराए थे, 100 प्लस 200 ही समझ लो, ये इस कह सकता हूं मैं कि 200 प्लस हमने जो है टेस्ट प्रोवाइड करवाए थे। संकल्प भी था आपका, जो है टॉपिक वाइज भी थे और फुल लेंथ भी थे। तो टेस्ट की टेंशन नहीं लेनी है, विजन इतना टेस्ट करवा देगा कि आप जो है एग्जाम को ऐसे समझोगे कि भाई ये तो हमारा टेस्ट पेपर है ना। तो टेस्ट सबसे ज्यादा आपको अटेम्प्ट करना है, टेस्ट से नहीं घबराना है। तो आप लोगों को जो एग्जाम है उस समय घबराहट नहीं होगी। कुछ बच्चे तो ये करते हैं कि टेस्ट दिए देते नहीं है, जब एग्जाम में थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आ जाता है घबरा जाते हैं, छोड़ आते हैं, है ना। ये नहीं करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। थोड़ा सा हमने सोचा कि भाई पहला लेक्चर है तो बच्चों को कुछ गाइड कर दिया जाए, है ना। तो बच्चों एग्रीकल्चर या कृषि, है ना, आप लोगों ने बचपन से तो नहीं, लेकिन 4 साल से आप पढ़ते आ रहे हो एग्रीकल्चर। तो हमें बता दीजिए कि सर एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है? जो कृषि है वो किस भाषा का शब्द है? लैटिन है, इंग्लिश है, हिंदी है, या आपका ग्रीक वर्ड है? तो बच्चों आपका जो एग्रीकल्चर शब्द है ये लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है ना। किस भाषा के बच्चों? लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है बच्चों आपका एगर, है ना, या एग्री, ठीक है, और दूसरा है बच्चों आपका कल्चरा, है ना। क्या है बच्चों? कल्चरा। एग्री मीन्स होता है आपका बच्चों सॉयल या मृदा, और कल्चरा मीन्स होता है कल्टीवेशन या खेती करना, है ना।
तो चूंकि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है ना। तो बचाओ बताओ बच्चों, यहां पर लैटिन भाषा एग्रीकल्चर का जो मतलब ये कहें जो एग्रीकल्चर है वो लैटिन भाषा के शब्द से है। एगर मीन्स होता है सॉयल, और कल्चरा मीन्स होता है बच्चों आपका कल्टीवेशन, मतलब कल्टीवेशन ऑफ सॉयल, मृदा की खेती, है ना। मृदा की खेती को हम क्या कहते हैं, कृषि विज्ञान। लेकिन इतनी सी व्यापक परिभाषा नहीं है। केवल कल्टीवेशन ऑफ सॉयल एग्रीकल्चर नहीं कहलाता है, फसलों की खेती ही कृषि नहीं है, ये समझ लो। आज का जो दौर है उसमें फसल उत्पादन के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री भी है, हॉर्टिकल्चर भी है, उद्यान विज्ञान भी है, आपका रेशम कीट पालन भी है, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन भी है, वर्मी कल्चर भी है, सेरीकल्चर भी है, एपीकल्चर भी है, पिगरी भी है, पोल्ट्री भी है। मतलब ये कि खेती के साथ साथ फसलों के उत्पादन के साथ साथ बागवानी फसलों का अध्ययन, आपका पशुपालन का अध्ययन, आपका जो है सेरीकल्चर, एपीकल्चर, और जो संबद्ध जो शाखाएं हैं कृषि की उनका अध्ययन करना एग्रीकल्चर कहलाता है। ये हमारी जो है डेफिनेशन हो जाती है एग्रीकल्चर की। चूंकि जो हमारा भारत है बच्चों, उसकी 50%, कभी हुआ करता था कि 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, लेकिन एज पर द आपका जो अभी का डाटा है उसके अनुसार अभी जो है केवल 49 से 50% जनसंख्या ही भारत की कृषि में लगी हुई है। ठीक है, कृषि से हमारा 18 से 20% जो हमारी एग्रीकल्चर है, ये हमारा जो है आपका ये कहें कि जो जीडीपी होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, उसमें 18 से 20% तक का क्या करती है, कंट्रीब्यूशन करती है। और जो हमारी इंडस्ट्रीज है उसकी बैकबोन होती है हमारे एग्रीकल्चर। या फिर कहें हमारे भारत में एग्रीकल्चर नहीं होगा या फिर कहें कृषि नहीं होगी तो हमारी एक रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। 18 से 20% जो रेवेन्यू आता है वो एग्रीकल्चर से आता है हमारे भारत में। ठीक है, तो देखिए बच्चों एग्रीकल्चर की डेफिनेशन, है ना। तो एग्रीकल्चर इज एन अप्लाइड साइंस विच इनकम्पासेस all aspect of crop production including horticulture, livestock rearing, fisheries and forestry etc. कृषि एक व्यवहारिक विज्ञान है जिसमें बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी आदि सहित फसल उत्पादन के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। ठीक है, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। भारत में कृषि का दायरा और आपका जो है महत्व। तो देखो पहली बात तो ये कि 18.2% हमारी जीडीपी में योगदान करता है एग्रीकल्चर। साथ में साथ 46 से 50% जनसंख्या को रोजगार देती है कृषि, है ना। साथ में साथ उद्योगों के लिए कच्चा माल उत्पाद प्रोवाइड कराती है एग्रीकल्चर। मतलब ऐसे मान के चलो आप राइस मिल लगा रहे हो, उसके लिए कच्चा जो वो आपका माल आएगा वो कहां से आएगा, आपका धान किसान धान वाले किसान देंगे। आपका कपास है, कपड़ा बनाना है तो कहां से आएगा, आपका कॉटन उगाओगे तभी आएगा, है ना। तो हमारे देश की जो 46 से 50% जो जनसंख्या है वो आपकी कृषि में लिप्त है। साथ में साथ विदेशी मुद्रा का रिजर्व मिलता है। अब मान के चलो कि आप गेहूं बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हो, उससे क्या हो जाएगा भाई, बाहर से जो आने वाला पैसा है वो हमारे यहाँ आएगा, तो दूसरा है हमारा विदेशी रिजर्व बढ़ता है। ठीक है, और साथ में साथ हमारी जो 140 करोड़ जनसंख्या है उसके भरण पोषण में योगदान देती है कौन बच्चों, आपका एग्रीकल्चर, है ना। देखिए with a 18.2% contribution to the gross domestic product GDP, agriculture still provides livelihood support to about two-thirds of country's population.
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी में 18.2% योगदान के साथ खेती अभी भी देश की लगभग 2/3 आबादी को रोजी रोटी देती है ना। 2/3 आबादी को आज भी जो है रोजगार देती है। The sector provide employment to 46% of country's workforce and is the single largest private sector occupation. यह सेक्टर देश के 46% वर्कफोर्स को रोजगार देता है और यह प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा काम है। आगे बात करें, एग्रीकल्चर account for about 15% of the total export earnings and provide raw material to a large number of industries like textile industry, like silk industry, like sugar industry, like rice industry, like flour mills, milk products. कुल एक्सपोर्ट कमाई में खेती का जो है हिस्सा लगभग 15% है और यह कई इंडस्ट्री, टेक्सटाइल हो, चाहे आपका जो है सिल्क हो, चाहे चीनी हो, चाहे आपका चावल हो, चाहे आटा मिले हो, चाहे दूध के प्रोडक्ट हो, को कच्चा माल प्रोवाइड कराती है, कच्चा माल देती है। कच्चा माल कहां से आता है? आपका प्राथमिक स्रोत। और प्राथमिक स्रोत क्या होता है बच्चों? आपका एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर हमारा जो है प्राथमिक स्रोत है। मतलब ये कहें 3 सेक्टर है, एक तो आपका जो है प्राथमिक है, द्वितीयक है और तृतीयक है। प्राथमिक स्रोत वह जो कच्चा माल उत्पादित करते हैं, जिसमें आपका जो है एग्रीकल्चर आता है, खनन आते हैं, ठीक है। द्वितीयक कौन से होते हैं? जो इसको प्रोसेसिंग करते हैं। मान के चलो कोई गेहूं से आटा बना रहा है तो सेकेंडरी में आ जाएगा। टर्सरी में कौन आ जाता है? तृतीयक में कौन आ जाता है? वे लोग जो इसको मार्केट में उपलब्ध कराते हैं, है ना। जैसे मान के चलो कि मैं आपको कोई चीज बता रहा हूं, मैं क्या दे रहा हूं? सर्विसेज दे रहा हूं। मान के चलो मैं आटा बेचने आपके पास आया, है ना, तो वो क्या है? मेरी सर्विस है। तो 3 सेक्टर हमारे एग्री ये कहें इंडिया में हमारे वर्क करते हैं, या फिर कहें पूरे वर्ल्ड में 3 ही सेक्टर आपके वर्क करते हैं। नेक्स्ट बात करें तो रूरल एरिया आर द बिगेस्ट मार्केट फॉर लो प्राइस्ड एंड मिडिल प्राइस्ड कंज्यूमर गुड्स इंक्लूडिंग कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड रूरल डोमेस्टिक सेविंग्स आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन। गांव के इलाके कम कीमत और बीच की कीमत वाले कंज्यूमर गुड्स के सबसे बड़े मार्केट। यहाँ पर कम कीमत की और मीडियम कीमत की वस्तुएं मिल जाती हैं, जिसमें कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की भी शामिल है और गांव की घरेलू बचत रिसोर्स जुटाने का एक जरूरी क्या है बच्चों? जरिया है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, द एग्रीकल्चर सेक्टर एक्ट एज अ बेल वॉल इन मेंटेनिंग फूड सिक्योरिटी इन द प्रोसेस नेशनल सिक्योरिटी एज वेल। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है फूड सिक्योरिटी सिक्योर करता है। जब 1960 के दशक में फूड या फिर कहें खाने की जब आजादी मिली, आजादी के बाद हमारी पॉपुलेशन इस कदर बढ़ी कि हमें जो है 1960 में एक टाइम खाना खा के सोना पड़ता था। मतलब उस टाइम तो अपन थे भी नहीं। तो उस समय जो अमेरिका ने अनाज भेजा था रॉकफेलर फाउंडेशन के थ्रू, वो कैसा था? पशुओं को जो वहां पर खिलाया जाता था, वो अनाज हमारे लिए खाने के लिए भेजा था अमेरिका ने, मैक्सिको ने। ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि भाई वो अनाज थोड़ी ना कोई खाएगा। फिर हमारे जो डॉक्टर स्वामीनाथन हुए, उन्होंने हरित क्रांति की शुरुआत की 1966 में। और भारत में हरित क्रांति जब आई तो गेहूं व चावल का उत्पादन बढ़ा और गेहूं और चावल के उत्पादन से हम फूड सिक्योर हुए। आज हमारे पास इतना रिजर्व है कि हम 2 से 4 साल तक आराम से कोई फूड क्राइसिस नहीं होगी हमारे भारत में, है ना। इतने एफसीआई के रिजर्व है आज। ठीक है। तो फूड सिक्योरिटी को क्या करता है? सिक्योर करता है। भैया आपका जो खाना है उसको सिक्योर करता है। इस प्रोसेस में नेशनल सिक्योरिटी बनाए रखने में एक दीवार की तरह काम करता है। The allied sector like horticulture, animal husbandry, dairy and fisheries have an important role in improving the overall economic condition and health and nutrition of the rural masses. आपकी जो बागवानी है, पशुपालन है, डेयरी और मछली पालन जैसे जुड़े हुए सेक्टर गांव के लोगों की पूरी आर्थिक हालात और सेहत और न्यूट्रिशन को बेहतर बनाने में क्या करते हैं? अहम भूमिका
निभाते हैं, है ना। अब जैसे मान के चलो बच्चों कि आप केवल फसल उत्पादन करते हो, आपको पता है कि भाई फसल उत्पादन क्या है, एक मौसमी जुआ है ना। यदि बारिश हो गई फसल खराब हो गई तो कुछ नहीं है। तो इसके साथ साथ यदि किसान पशुपालन करता है तो उसको एक्स्ट्रा इनकम मिलती है और उसको सपोर्ट मिलता है ना। तो पशुपालन या हॉर्टिकल्चर है उसे सपोर्ट देते हैं, बैकबोन बनाते हैं भाई, कि उसको अगर की फसल खराब हुई तो उसको इनकम का एक सोर्स तो रहे, है ना। To maintain the ecological balance, there is need for sustainable and balanced development of agriculture and light sector. इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने के लिए खेती की खेती और इससे जुड़े सेक्टर का सस्टेनेबल और बैलेंस डेवलपमेंट जरूरी है। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल का मतलब ये होता है बच्चों कि जो हमें इकोलॉजी या पर्यावरण मिला हुआ है उसको जैसा है वैसा बनाए रखते हुए खेती करना, ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए जो रिसोर्सेस हैं वो बचे रहें। सस्टेनेबल का मतलब ये नहीं होता, सस्टेनेबल का मतलब ये होता है कि भाई जो आज चीज जरूरत, जितना जरूरत हो उतना उपयोग करो और आने वाली पीढ़ी के लिए बचाओ। ऐसा नहीं है कि आज का देखो और आज ही में सारा खत्म कर दो, ऐसा नहीं है। सस्टेनेबल का मतलब होता है कि जो हमारे रिसोर्सेस है, भूमि है, जल है, हमारा पर्यावरण है, इसका संरक्षण करते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षण करते हुए खेती करना, है ना। तो नेक्स्ट है एग्रीकल्चर्स आइज एंड माइंड आर सूथेड बाय डायनेमिक चेंजेस फ्रॉम ब्राउन बेयर सॉइल टू ग्रीन ग्रोइंग क्रॉप टू गोल्डन मैच्योर क्रॉप एंड बम्पर हार्वेस्ट। खेती करने वालों की आंखें और दिमाग को भूरी खाली मिट्टी से हरी मिट्टी, मतलब एक है खेती, बढ़ती फसल और सुनहरी पकी फसल और बम्पर फसल में होने वाले बदलाव से सुकून मिलता है। Plateauing of agriculture productivity in irrigated area, and in some cases the declining trend warrants attention of scientists. सिंचित इलाकों में खेती की प्रोडक्टिविटी का स्थिर होना और कुछ मामलों में गिरावट का ट्रेंड वैज्ञानिकों का ध्यान क्या करता है, खींचता है। कहीं कम हो रहा है तो आप वहां पर क्या करोगे, ध्यान खींचेगा वैज्ञानिकों का, है ना। अब देखो ये तो आपके स्कोप हो गए कि भाई एग्रीकल्चर में कहाँ काम कर सकते हैं, क्या महत्व है हमारे एग्रीकल्चर के। आज आप जो भी हो वो सब आपका एग्रीकल्चर ही है ना। कुछ लोग बच्चे ग्रेजुएट करके सीधी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं कि अपने दम पर फार्म या जो खेत आपके मतलब एक है पिताजी का जो खेत है उसको ही इम्प्रूव करके उसको ही बेहतर बना देते हैं। एग्रीकल्चर नॉट अ लॉस। एग्रीकल्चर आप सोच रहे हो कि इसमें क्या रखा है, खेती करने से क्या हो जाएगा, खेती करने से क्या हो जाएगा भाई, खेती करने से आपकी सारी जरूरतें पूरी होती हैं। खेती को आप जब एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हो तो वैज्ञानिक तरीके से करना है। ट्रेडिशनल तरीके से तो हमारे पिताजी और दादाजी करते आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको वैज्ञानिक तरीके से करना है। आज जो जितने रिसोर्सेस हैं, गवर्नमेंट जितनी सब्सिडियां देती है, गवर्नमेंट की जितनी योजनाएं हैं, एग्रीकल्चर बहुत आसान है ना। केवल फसल उत्पादन नहीं करना है, फसल उत्पादन करोगे तो लॉस हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि कृषि क्या है, मानसून का जुआ है। यदि बारिश अच्छी हो गई तो फसल को नुकसान, और कम हो गई तो भी नुकसान। तो इससे अच्छा है कि भाई डेयरी सेक्टर है, पोल्ट्री सेक्टर है, बकरी पालन है, पिगरी है, फिशरीज है, एपीकल्चर है ना। अलाइड सेक्टर में बहुत रास्ते खुले हुए हैं एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर एक ब्रॉड टर्म है, छोटा सा नहीं है भैया कि एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर छोटा नहीं है। जो लोग सोचते हैं ना कि क्या कर रहा है भाई, एग्रीकल्चर कर रहा है, एग्रीकल्चर छोटा नहीं है। एक बार उससे कहो कि भाई एग्रीकल्चर तुम पढ़ो, समझो, समझ आ जाएगा। और एक चीज और मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आप लोग जब पढ़ते हो ना पैशन से पढ़ो। पैशन मतलब एक कि जब आप एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो तो एग्रीकल्चर को फील करो, मतलब फील्ड में रहो, हमेशा फील्ड में रहो। चाहे गेहूं की फसल पढ़ रहे हो, चाहे धान पढ़ रहे हो, चाहे आम पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो उसको प्रैक्टिकली देखो, उसको इमेजिन करो, इमेजिनेशन देखो। कोई रोग लग रहा है उसको इमेजिन करो, कोई चीज आपकी बाहर नहीं जाएगी। ये रियलिटी बता रहा हूं मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं खुद का
कि जब मैं कोई चीज पढ़ता हूं तो उसको इमेजिन करता हूं कि भाई ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप फील्ड में रहे हैं, 4 साल एग्रीकल्चर आपने किया है। यदि आप कॉलेज में रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि आप फील्ड में थोड़ा बहुत गए हो, आपने देखी है फील्ड, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर आपका छोटा नहीं है, ये मत सोचो कि नौकरी के लिए पढ़ लोगे, नौकरी के लिए पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा। आप अपने अंदर उसको उतारो, एग्रीकल्चर आप अपने लिए मतलब उससे रिलेटेड समझो, तो आपको अच्छी चीजें समझ आएंगी। एग्रीकल्चर जैसे हमारा जो है एक ट्रेडिशन है, हम बचपन से एग्रीकल्चर देखते आ रहे हैं, तो उन चीजों को आप जब पढ़ते हो ना, तो आप देखो कि वो चीज आपने कहाँ देखी थी, वो चीज आपने कहाँ फील की थी, आपको अपने आप एग्रीकल्चर समझ आएगा, है ना, खेती बाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों एवेल्युएशन ऑफ मैन एंड एग्रीकल्चर, मानव और कृषि का विकास। चूंकि बच्चों मानव और कृषि का विकास दोनों साथ साथ ही हुए हैं। ठीक है, अब चूंकि हम जानते हैं कि शुरुआत में जो मानव का नाम था, साइंटिफिक नेम, वो था बच्चों होमो सेपियंस। और सेपियंस का मतलब ये होता है बच्चों बुद्धि का विकास। जो आधुनिक मानव है उसका नाम क्या है, साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस सेपियंस। सेपियंस सेपियंस का मतलब क्या है, ज्यादा बुद्धि का विकास। आज के जो मानव है उसमें बुद्धि का विकास क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है। चूंकि जो आदि मानव था वो पहले शिकार करता था, है ना, जो उसकी जर्नी जर्नी शुरू हुई या मानव के जो विकास की शुरुआत जो होती है वो होती है बच्चों शिकार से, हंटिंग, है ना। पहले का मानव जो भोजन, देखो आज आप जॉब क्यों कर रहे हो, आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो, आप कोई काम क्यों कर रहे हो, मेन रीजन है आपका भरण पोषण, कि आपको 2 टाइम का खाना मिल जाए, आपकी जो जरूरतें हैं वो पूरी हो जाए। उस समय का जो मानव था उसकी जो जरूरत थी वो क्या थी, फूड, खाना, है ना। तो अब वो खाने के लिए आपकी तरह उसे ज्ञान तो था नहीं कि भाई गेहूं का आटा बना लो, सब्जी बना लो या कुछ भी, उसे कुछ पता नहीं था। तो उस समय का जो मानव था वो पूरी तरह से किस पे डिपेंड था बच्चों, शिकार पर डिपेंड था। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेज आती है वो आती है पशुपालन या पास्चुरल स्टेज, पास्चुरल या फिर कहें पशुपालन, है ना। पशुपालन की बात करें, थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ मानव में, उसने कुछ पालतू पशुओं को पाला। जैसे सबसे पहले पाला गया जो पशु था वो था कुत्ता। कुत्ता पालतू है एक्चुअल में, है ना। क्योंकि जो कुत्ता था वो जो इंसान है उसकी शिकार में मदद करता है। एक्चुअल में क्या था कि यदि मानव आप किसी पशु के आगे या किसी आप जानवर के आगे भागोगे तो आप थक जाओगे, तो वो क्या करता था कि जो कुत्ता था वो आपके या फिर जो डॉग था वो शिकार में मदद किया करता था। ठीक है, और धीरे धीरे आपका उन्होंने पशुपालन शुरू किया, भेड़ बकरी पाले, आपकी गाय पाली, भैंस पाली। ठीक है, अब जब इनके पास पशु थे तो इन्हें लगा कि क्यों ना नदियों के किनारे, अब देखो आप एक एक जगह एक से दूसरी जगह जाओगे तो थक जाओगे, पशु भी थक जाएंगे, है ना। तो उन्होंने देखा कि नदियों के किनारे बसा जाए, मतलब वहां पर नदियों के किनारे रहोगे तो पशुओं के लिए, आपके लिए पर्याप्त पानी भी रहेगा, पशुओं के लिए चारा भी मिल जाएगा। तो उन्होंने नदियों के पास बसना शुरू किया। ठीक, जब वो नदियों के पास रुके तो उन्होंने जंगली, अब जैसे जैसे डेवलपमेंट हो गया, माइंड का डेवलपमेंट, आप जैसे बच्चे थे तो उस समय आपके माइंड दिमाग का डेवलपमेंट नहीं हुआ, आप उस वातावरण में गए, सारी चीजें आपने देखी, सारी चीजें आपने समझी पढ़ी, आप लोगों को सारी चीजें आज समझ आती है ना। तो ऐसे ही मानव का विकास है, उनमें जो है पहले दिमाग मतलब थोड़ा विकसित नहीं था, अब धीरे धीरे विकसित हुआ। उन्होंने जो जंगली रूप से उगी प्रजातियां उनको उगाना शुरू हुआ, और यहां से हमारे क्रॉप कल्चर की शुरुआत होती है। चूंकि जो जंगली प्रजातियां थी वो थोड़ा सा समय लेती थी, आजकल जो है उन्नतशील प्रजातियां हैं जो 2 महीने या 3 महीने में तैयार हो जाती हैं, लेकिन उस समय की जो प्रजातियां थी वो 6 से 1 साल लेके जाती थी। अब चूंकि अब ये फसलें 1 साल लेके जा रही है तो आपको एक जगह ठहरना भी पड़ेगा, तो इसी से हमारी ग्रामीण संस्कृति का विकास होता है, कहां से, आपका क्रॉप कल्चर से। ठीक है, फिर इसके आगे जो अगली स्टेज आई वो आई ट्रेड। ट्रेड मतलब व्यापार।
अब जैसे मान के चलो कि कोई चीज आपके पास जरूरत से ज्यादा है तो आप उसको क्या करोगे, एक्सचेंज करोगे। इस समय आपके पास मुद्रा है, उस समय मुद्रा नहीं होती थी, तो लोग अनाज से ही अनाज को एक्सचेंज कर लेते। मान के चलो हमारे पास गेहूं होता है, आपके पास दाल होती है, तो दाल को हमने आपसे क्या कर लिया, गेहूं आपको दे दिया, दाल आपसे ले ली, तो एक्सचेंज बार्टरिंग सिस्टम चलता था। तो इसी से आपकी ट्रेड या व्यापार शुरू हुआ, और जब व्यापार शुरू हुआ तो सड़कें बनी, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, और इस तरह से मानव व कृषि का विकास हुआ। तो देखते हैं बच्चों मानव व कृषि के विकास को, है ना। तो सबसे पहले मानव ने क्या किया, शिकार किया, किसका, जानवरों का, है ना। तो जो आदि मानव था वो पहले क्या करता था, शिकार करता था। दूसरी स्टेज कौन सी आई, पास्चुरल। पास्चुरल मतलब उसने जो पालतू पशु थे उनको पालना शुरू किया। तीसरी स्टेज कौन सी आई, क्रॉप कल्चर। क्रॉप कल्चर मतलब उसने खेती का प्रारंभ किया। चौथी स्टेज क्या आई आपकी, व्यापार या ट्रेड। जब उसके पास जरूरत से ज्यादा होने लगा तो उसका उसने व्यापार करना शुरू कर दिया। तो ये है आपकी 4 स्टेजेस मानव व कृषि के विकास की। आई होप आपको समझ आई होंगी, है ना। हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की बात करें तो बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये सही मिलान में या आपका जो है मैचिंग टाइप में आ जाता है, कभी कभी सिंगल क्वेश्चन भी इससे पूछ लिया जाता है ना। तो इसको आपको अच्छे से रट लेना है, याद कर लेना है। जैसे अर्लियर देन 10,000 बीसी, 10,000 ईसा पूर्व से पहले, हमने बताया भैया कि सबसे पहले मानव क्या करता था, हंटिंग करता था, शिकार करता था और उसको खट्टा, हंटिंग एंड गैदरिंग। फिर 8700 बीसी में क्या हुआ, 8700 ईसा पूर्व में डोमेस्टिक डोमेस्टिकेशन ऑफ सीप। चूंकि यहां पर कुत्ता इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम कुत्ते को नहीं पढ़ेंगे, हमारा जो इंपॉर्टेंट है वो है सीप। तो 8700 ईसा पूर्व में किसका पालन हुआ, शुरू किया मानव ने, सीप का या भेड़ का पालन शुरू किया। फिर आ जाओ 7700 ईसा पूर्व में, 7700 बीसी में डोमेस्टिक डोमेस्टिकेशन ऑफ गॉट, आपका बकरी पालन शुरू किया। 7500 बीसी में या 7500 ईसा पूर्व में क्या किया, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स बीट एंड बार्ली। सबसे पहले जो खेती की गई फसलें थी विश्व में वो थी आपकी कौन सी, गेहूं व जौ। आपसे पूछा जाता है फर्स्ट कल्टीवेटेड क्रॉप कौन सी है, तो आपको बताना है गेहूं व जौ है। 6000 ईसा पूर्व में 6000 बीसी में क्या हुआ, डोमेस्टिकेशन ऑफ काउ एंड पिग, गाय व आपका सुअर का पालन शुरू हुआ। 4400 बीसी या 4400 ईसा पूर्व में कल्टीवेशन ऑफ मेज, मक्का की खेती प्रारंभ हुई। 3500 ईसा पूर्व में या 3500 बीसी में कल्टीवेशन ऑफ पटेटो, आलू की खेती का प्रारंभ हुआ। ठीक है, नेक्स्ट बात करें 3400 बीसी, 3400 ईसा पूर्व, व्हील वाज इन्वेंटेड, पहिए का आविष्कार हो गया। 3000 बीसी या 3000 ईसा पूर्व, ब्रोनेज यूज फॉर मेकिंग टूल्स, आपका जो कांसा है उसका टूल्स बनाने या उपकरण बनाने में उपयोग होने लगा। 2900 ईसा पूर्व या 2900 बीसी में आपका प्लाऊ वाज इन्वेंटेड, इरिगेटेड फार्मिंग स्टार्टेड। 2900 ईसा पूर्व में सिंचित खेती की शुरुआत हुई और प्लाऊ का आविष्कार किया गया। 2700 बीसी की बात करें तो प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इन चाइना, चाइना में सिल्क या फिर कहे रेशम कीट पालन शुरू हुआ। 2300 ईसा पूर्व या 2300 बीसी की बात करें तो कल्टीवेशन ऑफ चिकपी, कॉटन एंड मस्टर्ड, चना, कपास व सरसों की खेती प्रारंभ हुई 2300 ईसा पूर्व में। 2200 बीसी या 2200 ईसा पूर्व में कल्टीवेशन ऑफ राइस, धान की खेती प्रारंभ हुई। 1800 बीसी में कल्टीवेशन ऑफ फिंगर मिलेट, आपका जो रागी है रागी की खेती शुरू हुई। 1725 बीसी या 1725 ईसा पूर्व में ज्वार की खेती या कल्टीवेशन ऑफ सोरगम शुरू हुआ। 1500 बीसी में 1500 ईसा पूर्व में कल्टीवेशन ऑफ शुगर कैन, गन्ने की खेती शुरुआत हुई। 1400 बीसी में 1400 ईसा पूर्व में आपका आयरन का उपयोग शुरू हुआ। 1000 बीसी में यूज ऑफ आयरन प्लाऊ या फिर कहें आपका जो जुताई वाला प्लाऊ होता है उसका आविष्कार हुआ लोहे की। 1500 एडी में कल्टीवेशन ऑफ ऑरेंज, ब्रिंजल एंड पोमग्रेनेट, आपका जो संतरा है, आपका जो
बैंगन है, आपका अनार है, इनकी खेती शुरुआत हुई। और 1600 एडी में चूंकि पुर्तगाली हमारे भारत में व्यापार करने आए थे, और व्यापार करने आए तो ये अपने साथ कुछ फसलें लाए और उनको हमारे यहाँ पर जो है लागू किया या बुआई शुरू हुई, है ना। तो इंट्रोडक्शन ऑफ सेवरल क्रॉप टू इंडिया, पोटैटो, टैपियोका, टोमेटो, चिलीज, पाइनएप्पल, ग्राउंडनट, टोबैको एंड रबर एंड अमेरिकन कॉटन, ये जो है पुर्तगालियों द्वारा हमारे भारत में लाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। भारत में देखो ये चीजें भी आपकी पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है ये डाटा भी, है ना, इसलिए इसको हम जनरल में ही रखते हैं, जनरल में ही इसको हम कवर करवाते हैं। ठीक है, देखिए, सॉरी, टोटल जियोग्राफिकल एरिया 328.7 मिलियन हेक्टेयर। टोटल जो हमारे भारत का एरिया है वो कितना है, 328.7 मिलियन हेक्टेयर। रिपोर्टेड एरिया मतलब टोटल तो हमारा 328 है, लेकिन रिपोर्टेड जो हमारी जानकारी में है वो कितना है आपका 306.54 मिलियन हेक्टेयर। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, कुल आपका जो है फसली क्षेत्र कितना है, तो 219 मिलियन हेक्टेयर 2021-22 में था। नेट सोवन एरिया कितने में बुआई होती है, तो 141 मिलियन हेक्टेयर 2021-22 की डाटा के अनुसार। एरिया सोवन मोर देन वंस मतलब ऐसा एरिया जो दो से अधिक बार जो है बुआई की जाती है, तो बच्चों वो है 78 मिलियन हेक्टेयर। ग्रॉस इरिगेटेड एरिया कितना है, 120.38 मिलियन हेक्टेयर है। नेट इरिगेटेड एरिया 74 मिलियन हेक्टेयर है। और आपका क्रॉपिंग इंटेंसिटी भारत की बात करें तो एज पर न्यू इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार आपका 156.8% है। And agriculture and allied sector contribute 16.8% of the total GBA in financial year 2025-26। जो आपका वित्तीय वर्ष 2025-26 है उसमें जो आपका एग्रीकल्चर और उसके जो संबद्ध क्षेत्र है वो 16.8% कंट्रीब्यूशन करता है, किसमें, ग्रॉस वैल्यू एडेड में या जीबीए में। ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर की बात करें तो मेजरली आपकी जो ब्रांचेस हैं वो एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंस, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और फिशरीज साइंस। ये हमारी क्या है बच्चों, ब्रांचेस है, महत्वपूर्ण ब्रांचेस हैं एग्रीकल्चर की। थोड़ा सा पानी पी लिया जाए, है ना, क्योंकि कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए, पहली शाखा की बात करें एग्रोनॉमी, जो पहली ब्रांच है वो कौन सी है, एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहली शाखा की बात करते हैं एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी की बात करें बच्चों तो यह जो है दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है ना, दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। एक चीज और हम आपको बता दें कि भैया जिन शब्दों के अंत में लॉजी व नोमी आता है उन शब्दों की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से मानी जाती है। अपवाद है पोमोलॉजी। अपवाद कौन सा है बच्चों, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी जो है लैटिन ग्रीक शब्द है। कैसा है बच्चों, लैटिन ग्रीक शब्द है। पोमम जो लिया गया है वो लैटिन शब्द से लिया गया है और जो लॉजी लिया गया है वो ग्रीक शब्द से लिया गया है। ठीक है, और जिन शब्दों के अंत में कल्चर आता है उन शब्दों की उत्पत्ति किससे मानी जाती है बच्चों, लैटिन भाषा के शब्द से मानी जाती है। ये चीज आपको नोट याद कर लेना है, इसको लिख लेना है। ठीक है,
तो जो आपका एग्रोनॉमी है वो किससे लिया गया है बच्चों? ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है। ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से बच्चों? एग्रोज और नोमोज। कौन कौन से बच्चों? एग्रोज और नोमोस, है ना? नोमोज। एग्रोज का मतलब होता है आपका क्या बच्चों? फील्ड, है ना? फील्ड, फील्ड या खेत, है ना? और नोमोज का मतलब होता है टू मैनेज या प्रबंधन करना, है ना? तो खेत का प्रबंधन, यदि आप शब्द के हिसाब से परिभाषा कहें तो खेत का प्रबंधन क्या कहलाता है? एग्रोनॉमी कहलाता है। यानी एग्रोज मीन्स होता है फील्ड, नोमोज मीन्स होता है टू मैनेज। मतलब फील्ड का मैनेजमेंट क्या कहलाता है बच्चों? एग्रोनॉमी कहलाता है। तो बच्चों यहां पर थोड़ी सी इतनी सी परिभाषा नहीं होगी एग्रोनॉमी की। तो बच्चों क्या होगी फिर एग्रोनॉमी की परिभाषा? तो एग्रोनॉमी की परिभाषा होगी फसल उत्पादन में उपयोग होने वाली प्रक्रियाओं व विधियों का प्रबंधन करना एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान कहलाता है। इसके जो जनक कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं पीटर डिक्रे सेंजी। याद रखना, फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन कहे जाते हैं बच्चों? पीटर डिक्रे सेंजी। एग्रोनॉमी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एग्रोनॉमी में फसलों का अध्ययन किया जाता है। कौन सी फसलें? फील्ड क्रॉप। कौन कौन सी हैं? आपका जैसे सीरियल क्रॉप है, अनाज वाली फसलें हैं, दाल फसलें हैं, तिलहनी फसलें हो गई, आपकी जो है नगदी फसलें हो गई, गन्ना हो गया आपका, तंबाकू हो गया, कपास हो गया, जूट हो गया। ये सब किस में आते हैं बच्चों? फील्ड क्रॉप में आते हैं। इन सब की खेती का अध्ययन, उनकी प्रैक्टिसेस का अध्ययन, इनकी खेती की विधियों का अध्ययन, इनके सिद्धांतों का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है बच्चों? आपका एग्रोनॉमी के अंदर किया जाता है। तो फसल उत्पादन के जो सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं और साथ में साथ जो प्रक्रियाएं हैं, उनके प्रबंधन का अध्ययन क्या कहलाता है? एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान कहलाता है। ये आपकी पहली शाखा होगी बच्चों, सस्य विज्ञान। दूसरी शाखा है बच्चों हॉर्टिकल्चर, है ना? हॉर्टिकल्चर में कौन सी फसलें आती है बच्चों? उद्यान विज्ञान। उद्यान वाली फसलों का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों? हॉर्टिकल्चर कहलाता है। उद्यान फसलें कौन सी? जैसे आपकी फल वाली फसलें, फूल वाली फसलें, सब्जी फसल, ये क्या है बच्चों? उद्यान फसलें। क्योंकि जो आपका हॉर्टिकल्चर शब्द है इसमें लास्ट में क्या लगा हुआ है बच्चों? कल्चर लगा हुआ है। तो कल्चर लगा हुआ तो किस भाषा का शब्द होगा बच्चों? लैटिन भाषा का शब्द है। तो इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुई है। एक का होता है मतलब आपका हॉर्टस और प्लस कल्चरा। किस लैटिन भाषा के दो शब्दों हॉर्टस प्लस कल्चरा से हुई है। हॉर्टस का मतलब होता है गार्डन, हॉर्टस का मतलब होता है गार्डन और कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन। मतलब सीधा सीधी बात, गार्डन फसलों का या उद्यान फसलों की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर। अब इसकी तीन शाखाएं भी हैं। तीन शाखाएं कौन कौन सी हैं बच्चों? बताओ जल्दी से, लिखो कमेंट में। कौन कौन सी शाखाएं हैं? तीन। तो पहली शाखा है बच्चों आपकी पोमोलॉजी, है ना? पोमोलॉजी। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है बच्चों? फलों की खेती का अध्ययन। फलों, कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स इज कॉल्ड पोमोलॉजी। दूसरी शाखा कौन सी है बच्चों? ओलेरिकल्चर। दूसरी कौन सी है बच्चों? ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर जिसमें सब्जियों का अध्ययन किया जाता है, या फिर कहें कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स इज कॉल्ड ओलेरिकल्चर। तीसरी शाखा कौन सी है बच्चों? आपकी फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर। और ये तीनों ही शाखाएं कैसी हैं? आपकी महत्वपूर्ण है। अब चूंकि पोमोलॉजी है, किस भाषा का शब्द होगा बच्चों? हमने बताया था लॉजी है तो ग्रीक शब्द, लेकिन ये अपवाद है।
पोमोलॉजी क्या है बच्चों? अपवाद है। ये कैसा है? लैटिन प्लस ग्रीक शब्द है ना। यहां पर लैटिन शब्द कौन सा है? पोमम, है ना, मीन्स होता है फल या फ्रूट्स, है ना। और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, या फिर कहे आपका स्टडी, है ना। तो सीधी सी बात, फलों की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट शाखा है ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर किस भाषा का शब्द है? क्योंकि ये आपका कल्चर लगा हुआ है, तो लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है ओलेरिकल्चर। तो ओलेरिकल्चर लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो ओलेरिस, जिसका मतलब होता है पॉट हर्ब, है ना, और दूसरा है बच्चों आपका कल्चरा, मीन्स होता है कल्टीवेशन, खेती करना, है ना। अब पॉट हर्ब से मतलब क्या है? गमलों में उगाए जाने वाले शाकीय पौधे। हम बोलते नहीं है साग सब्जियां, साग सब्जियां। शाकीय पौधे क्या होते हैं? जिनका तना नरम होता है, जिनका तना नरम होता है, वो कैसे होते हैं? शाकीय पौधे होते हैं, है ना। तो पॉट हर्ब या फिर कहें सब्जियों की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है? ओलेरिकल्चर, है ना। नेक्स्ट है आपका फ्लोरिकल्चर। ये भी किस भाषा का शब्द है बच्चों? लैटिन भाषा का शब्द है। फ्लोरस, फ्लोरस और कल्चरा से मिलकर बना है। फ्लोरस और कल्चरा से मिलकर बना है, जिसे फ्लोरिकल्चर कहते हैं। इसका मतलब फ्लोरस मीन्स होता है फूल, यानी फूलों की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर। तो ये तीन शाखाएं हमारी महत्वपूर्ण शाखाएं किसकी बच्चों? आपकी हॉर्टिकल्चर। अगली शाखा है सॉइल साइंस, मृदा विज्ञान। सॉइल साइंस किस भाषा का शब्द है? जल्दी से बताओ। सॉइल साइंस, मृदा विज्ञान, लैटिन भाषा के शब्द सोलम से बना है। याद रखना, किससे बना है बच्चों? सोलम से बना है, जिसका मतलब होता है भूपपड़ी, भूपपड़ी या भूपर्फटी, भूपपड़ी या भूपर्फटी, या फिर कहें आपका भूमि का, या फ्लोर ऑफ अर्थ क्रस्ट, या फिर कहे आपका अर्थ के जो क्रस्ट है या ऊपरी जो परत है उसकी पपड़ी की क्या आपका फ्लोर, या फिर कहे आपका जो है सॉरी, है ना। तो ये भूपर्पट्टी होती है। अब चूंकि हमें पता है कि जो हमारी मृदा होती है वो ऊपरी 15 सेंटीमीटर ही होती है ना। तो ये सॉइल का मतलब होता है आपका भूपर्पटी। अब ये बनती कैसे है? तो यह जो है हमारे जो है, जो आपके पेरेंट मटेरियल कौन क्या आते हैं? चट्टाने। क्योंकि हमारे जो मैग्मा या लावा है वो ठंडा होकर क्या बनता है? चट्टाने बनती है। उनकी टूट फूट से हमारी मिट्टी का निर्माण बनता है, निर्माण होता है। ठीक है। तो कैसे होता है भाई? जो हमारी चट्टाने हैं, जो वेजिटेटिव पार्ट है, या फिर कहे आपकी जो जलवायु है, इनकी दीर्घकालीन क्रियाओं का परिणाम होती है हमारी मृदा। यह जो है पौधों को सहारा देती है और साथ में साथ न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराती है। आज नए कॉन्सेप्ट आ गए हैं, हाइड्रोपोनिक्स आ गया, एरोपोनिक्स आ गया। लेकिन आप बताओ, क्या गेहूं के लिए हाइड्रोपोनिक्स अपना सकते हो? नहीं। वेजिटेबल या फिर कहें फ्रूट क्रॉप के लिए, उद्यान फसलों के लिए आप अपना सकते हो। लेकिन यदि आपको फील्ड क्रॉप उगानी है तो उसके लिए आपको सॉइल आवश्यकता पड़ेगी, मृदा की आवश्यकता पड़ेगी। अब बच्चों जो मृदा है इसकी दो शाखाएं हैं, एक तो एडेफोलॉजी और दूसरी कौन सी है बच्चों? पेडोलॉजी, है ना। ये दोनों ही ग्रीक भाषा के शब्द हैं। ये दोनों ही कैसे हैं बच्चों? ग्रीक भाषा के शब्द हैं। पहले बात करें बच्चों पेडोलॉजी की। पेडोलॉजी का जो अध्ययन है, इसमें मृदा की उत्पत्ति, मृदा का वर्गीकरण, मृदा से संबंधित या फिर कहें मृदा के अध्ययन को हम क्या कहलाते हैं? कहते हैं पेडोलॉजी, या स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ सॉइल, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल, या फिर कहें क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पेडोलॉजी, है ना। एडेफोलॉजी की बात करें तो मृदा का पौधे के संबंध में अध्ययन, या फिर कहें सॉइल का
प्लांट रिलेशन में संबंध जो है, या फिर कहे जो प्लांट से रिलेशन का जो अध्ययन है, उसे क्या कहलाती है? एडेफोलॉजी। मतलब मृदा के जब हम पौधे से संबंध करके या पौधे के उत्पादन के लिए जब अध्ययन करते हैं तो वो एडेफोलॉजी है। और यदि हम मृदा की उत्पत्ति की, मृदा कैसे बनी, तो उसका अध्ययन कर रहे हैं, तो वो पेडोलॉजी है। तो दो शाखाएं हमारी मृदा विज्ञान की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली शाखा है बच्चों एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, कृषि प्रसार। एक्सटेंशन, एक्स और टेंशन, मतलब एक्स की टेंशन, वो वाली एक्सटेंशन नहीं है, है ना? तो बच्चों ये आपका जो है लैटिन भाषा के शब्द से मिलकर बना है, दो लैटिन भाषा से, एक्स और आपका टेंशन। टेंशन का मतलब टेंशन नहीं होता, टेंशन का मतलब आपका स्ट्रेचिंग भी होता है, स्ट्रेचिंग या फैलाव भी होता है। क्या होता है बच्चों? फैलाव भी होता है। और एक्स का मतलब होता है आउट या बाहरी, है ना? तो बाहरी शिक्षा का फैलाव, क्या बच्चों? बाहरी शिक्षा का फैलाव इज कॉल्ड एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। चूंकि इसमें हम जो हमारे अनुसंधान है, जो भी हमारी जो है रिसर्च है, उसको किसान तक पहुंचाना, या जो भी हमारी नई तकनीकी है उसको किसानों तक प्रसार प्रचार द्वारा पहुंचाना, क्या कहलाता है बच्चों? एक्सटेंशन कहलाता है। और कृषि का प्रसार या कृषि की तकनीकी का प्रसार एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन कहलाता है। इसका अध्ययन हम करेंगे नेक्स्ट जो है आपके लेक्चर में। ठीक है, जब एक्सटेंशन आपको पढ़ाएंगे। अगली शाखा है बच्चों एंटोमोलॉजी। तो भैया ये भी आपकी दो, किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एंटो, एंटोमो प्लस लॉगस। एंटोमोन्स होता है आपका इंसेक्ट, और लॉगस मीन्स होता है स्टडी, मतलब आपके कृषि महत्व के कीटों का अध्ययन, या फिर कह सकें कृषि में हमारे लाभकारी व आपके हानिकारक कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका ग्रीक, इसमें हम जो है हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले और हमारे लिए लाभदायक कीटों का अध्ययन करते हैं। अगली है प्लांट पैथोलॉजी या फाइटोपैथोलॉजी, है ना? फाइटोपैथोलॉजी, ये भी किस भाषा का शब्द है बच्चों? ग्रीक भाषा का शब्द है। फाइटो, फाइटो मीन्स होता है बच्चों पौधों से संबंधित या प्लांट। ठीक है, पैथो मीन्स होता है आपका, पैथो मीन्स होता है रोग कारक या पैथोजन, है ना? पैथोजन या डिजीज, या रोग, प्लस लॉजिंग का मिस, लॉगस का मिस अध्ययन होता है आपका स्टडी, अध्ययन, है ना? तो पौधों से संबंधित रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों? फाइटोपैथोलॉजी या प्लांट पैथोलॉजी कहलाता है। ये ग्रीक भाषा का शब्द है। अगली शाखा है हमारी एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी। एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीन में परिवर्तन करके पौधों को उन्नत बनाते हैं, वो क्या कहलाती है? एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी। जैसे बीटी कॉटन, बीटी कॉटन का नाम सबने सुना है। इसमें क्या डाला गया है? बीटी जीन डाला गया है, बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस जो बैक्टीरिया डाला गया है, जो बॉलवर्म के खिलाफ आपका क्या करता है बच्चों? पॉइजन का काम करता है, जिससे इसमें बॉलवर्म का अटैक नहीं होता है ना? या बॉलवर्म कीड़े का अटैक नहीं होता है इसमें। तो ऐसे ही जीन में परिवर्तन करके आपके जो पौधे हैं उनमें जो है डेवलपमेंट करना, उनमें कीटनाशक या फिर कीट प्रतिरोधता लाना, उसमें रोग प्रतिरोधता लाना, उसमें जल के प्रति प्रतिरोधता लाना, कोई न्यूट्रिएंट को बढ़ाना। जैसे गोल्डन राइस का नाम आपने सुना होगा, वो विटामिन ए में समृद्ध होता है, तो उसको भी आपका बायोटेक्नोलॉजिकली ही डेवलप किया गया है। मतलब आपके जीन में परिवर्तन करके पौधों को उन्नत बनाना क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी
कहलाता है। अगली शाखा है प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, अनुवांशिकी व पादप प्रजनन। यह जो है पौधों में रोग प्रतिरोधता, कीट प्रतिरोधता लाने के लिए पौधों का आपस में मिलन, या यहाँ पर जीन परिवर्तन नहीं किया जाता है, इसमें केवल क्रॉस कराया जाता है, या फिर कहें अनुवांशिकी में परिवर्तन करके या अनुवांशिक रूप से आपके पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग कहलाता है। ठीक है। अगली शाखा है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स या कृषि अर्थ की। इसमें कृषि से संबंधित जो अर्थशास्त्र है उसका अध्ययन किया जाता है, प्रॉफिट लॉस का। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इसमें आपका कृषि में उपयोग होने वाले यंत्रों का अध्ययन, उनकी मैकेनिज्म कैसे वर्क करते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाता है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, कृषि अभियांत्रिकी। फिशरीज साइंस, इसमें हमारे कृषि महत्व की जो मछलियां हैं उनका पालन का अध्ययन, उनको जो है देखरेख का अध्ययन क्या कहलाता है, आपका फिशरीज साइंस कहलाता है। ठीक। तो यहां पर जो है आपकी सेशन समाप्त होता है। एक नोट लिखा हुआ है, वर्ड्स एंडिंग इन लॉजी और नॉमी, नॉमी आर ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड विद इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ पोमोलॉजी लैटिन प्लस ग्रीक। एक्सेप्शन क्या है आपका, अपवाद क्या है, सॉरी एक्सेप्शन क्या है आपका, अपवाद क्या है, पोमोलॉजी लैटिन ग्रीक। वर्ड एंडिंग इन कल्चर आर ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, जिन शब्दों की मतलब लास्ट में लॉजी व नॉमी आता है उनकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा से, और जिन शब्दों के अंत में आपका कल्चर शब्द आता है उन शब्दों की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। और यहाँ पर अपवाद क्या है, पोमोलॉजी, ये लैटिन ग्रीक शब्द है। ठीक है। चूंकि आज बेसिक का सेशन था तो पहला सेशन में आपका जो है संस्थान मतलब ये कहें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दिया। अगला जो सेशन रहेगा उसमें हम आपके जो महत्वपूर्ण संस्थान है ना, आपका जो सबसे पहले कृषि मंत्रालय आता है, कृषि मंत्रालय के नीचे आपका डेयर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड रिसर्च, है ना। उसके बाद आईसीआर आता है, आईसीआर के जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनको हम पढ़ेंगे कल से। ठीक है। तो कल का सेशन भी आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि देखो बच्चों इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, उसमें यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा जनरल एग्रीकल्चर से। तो मिलते हैं बच्चों आपको नेक्स्ट सेशन में कल सुबह 7 बजे आपके जो है पेड बैच में। ठीक है। थैंक यू दोस्तों। और बाकी आप लोगों को जो सजेशन दिए गए हैं, जो चीजें बताई गई हैं, उसको आप फॉलो कीजिए और बढ़िया से स्टडी कीजिए। सुबह 7 बजे आपकी डेली क्लासेस चलेंगी ऑनलाइन। थैंक यू दोस्तों।